ये वाला हमारा सेकंड लेक्चर है। इस वाले लेक्चर में हम लोग यूनियन टेरिटरी और सिटीजनशिप के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग यूनियन टेरिटरी को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ सबसे पहले आर्टिकल 1 में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया जो है ना, दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप है, राइट, रेदर देन ए फेडरेशन। अब फेडरेशन में क्या होता है ना, जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे स्टेट आए आपस में, उन्होंने एक यूनियन बनाई, राइट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग इट? इंडिया में एक तरह से पहले से ही एक यूनियन ऑफ स्टेट था। हमने कोई ऐसे स्टेट ने सेंटर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया आपस में, हमारे यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ अब ये बोला गया है कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट को यूज़ किया रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसके दो रीज़न है। सबसे पहला, इंडियन फेडरलिज्म कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट तो है नहीं स्टेट के बीच में, जैसे अमेरिका है। अमेरिका में 50 स्टेट आए, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, तब उनका एक फेडरेशन बना। लेकिन इंडिया जो है वो एक यूनिक केस है, वो एक अलग केस है। प्लस में हमारे भारत में ना स्टेट्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सिसीड हो सके फेडरेशन से। मतलब कि ऐसा नहीं है कल को कोई पर्टिकुलर स्टेट बोले कि हमें तो अलग अपना वो चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। आर्टिकल 1 में यूज़ किया गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जब ये यूज़ किया गया ना टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया डिफरेंट है दोनों चीज़ें। टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम देखते हैं स्टेट की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, प्लस में कोई ऐसी टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकती है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना यूनियन ऑफ स्टेट, इसका सिंपल सा मतलब है ओनली स्टेट्स, सिर्फ ये जो स्टेट्स है ना यही इंक्लूड हो गए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट 1 मिनट, या सो नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्प्रिंट का जो हमारा एक कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, और ये लास्ट कोर्स है। प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको वो देखने को मिलेगी जो भी पाथफाइंडर में थी, प्लस में एडिशनल ही मिलेगा। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे ये जो करंट पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। इसमें एक PYQ का भी कोर्स है, ये वाला कोर्स भी आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स के PYQ एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग आर्टिकल 1 हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 जो बात करता है ना, वो कहता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो एक स्टेट को एडमिट कर सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में। तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। सबसे पहला, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट है उसको एडमिट कर सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसा स्टेट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था लेकिन उसको बस एडमिट कर लिया भारत की यूनियन में, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था बस उसको इंक्लूड कर लिया। नाउ दूसरा क्या है, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट जो कि एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। पहले वाले में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बस उसको भारत की यूनियन में मिला लिया। दूसरे वाला वो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो एक अलग से स्टेट बनाया, ठीक है, उसके बाद उसको इंक्लूड किया। सो दीज आर द बेसिक थिंग, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आर्टिकल 3 में जो बात की जाती है वो की जाती है इंटरनल एडजस्टमेंट की। आप मुझे एक बार जल्दी से ये बताओ, नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन सा था जिसको स्टेटहुड मिला और कब मिला? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, देखना चाहता हूँ कितनों को आती है ये चीज़, राइट। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। नाउ आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो ना नया स्टेट बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाल दिया, राइट। पहले आंध्र प्रदेश एक ही होता था, बाद में क्या किया, सेपरेट कर दिया टेरिटरी, राइट। अब तेलंगाना, जैसे पहले पंजाब हरियाणा एक ही होते थे, अब पंजाब और हरियाणा अलग अलग है, राइट। तो उस तरह की चीज़ें, प्लस में हम 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स को मिला के भी एक नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे कल को हमें लगे कि भाई गोवा है, ठीक है, गोवा को ना मतलब कि कर्नाटक या महाराष्ट्र में इंक्लूड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं पार्लियामेंट, कोई इशू नहीं है, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको याद होनी चाहिए कि इंटरनल एडजस्टमेंट आर्टिकल 3 के अंडर है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, उसके मतलब कि एरिया कम कर सकते हैं, बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, उसके नाम को बदल सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दूसरी चीज़ यह है कि ये जो पावर है ना अमेंड करने की पावर कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, कोई बताएगा मुझे? अमेंड करने की पावर आती है हमारी आर्टिकल 368 के अंडर। लेकिन जो आर्टिकल 368 के अंडर पावर है ना, उसमें होता है, एक तो होती है स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट कंसेंट। लेकिन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को हम लोग सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं। तो
क्या मतलब मैं कहने का क्या कह रहा हूँ, मेरा सिंपल सा पर्पज ये है, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर बेसिकली अमेंडमेंट किया जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ की जाएगी, वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं होगा, ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। तो आपको आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्लियर होना चाहिए, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आई होप दिस इज क्लियर गाइज, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, चलो। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी कोई बिल आए ना इंटरनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, देखो कोई भी बिल, नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है ना उसको रिकमेंडेशन को क्या करेगा, सबसे पहले वो रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, उसके बाद उसको किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है उस बिल को। लेट्स से आप किसी एरिया का किसी स्टेट की बाउंड्री घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर बाद में क्या होता है ना, प्रेसिडेंट उस बिल को रेफर करता है लेजिस्लेचर को। कौन सी लेजिस्लेचर को, स्टेट की, जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं, एरिया बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, जो भी पर्पज हो, राइट, कि भाई आपके क्या विचार है इस पे, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही उनको वो जो है मतलब कि डिसीजन लेना होता है। उसके बाद वो वापस आता है। अब जो भी स्टेट, लेट्स से स्टेट बोल रहा है यार हमें लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो व्यू है ना स्टेट का वो बाइंडिंग नहीं होता, वो बस एक एडवाइजरी की तरह होता। अब आगे पार्लियामेंट कंसिडर करे ना करे वो उनकी मर्जी है। अंडरस्टूड, क्लियर है, ओके। तो बस इतना याद करना है, क्या याद करना है, भारत में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर नहीं किया जाता। व्हाट इज दैट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि आज लेट से कोई स्टेट है उसकी बाउंड्री यहाँ तक है, वो जरूरी नहीं है कि कल भी वहाँ तक ही रहेगी, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमारे यहाँ पे गारंटीड नहीं है। ओके, इसीलिए इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का मतलब क्या हो गया कि स्टेट्स को हम मतलब कि इस बाउंड्री को घटाना, बढ़ाना, नाम चेंज करना, एक को दो में करना, काइंड ऑफ दैट, लाइक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। लेकिन यूनियन जो है वो हमेशा बनी रहेगी, आप उसको ऐसे चेंज वेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कल को कोई स्टेट बोले हमें अलग होना, नहीं, यू कांट डू दैट। इज दैट क्लियर नाउ। आर्टिकल 4 में मैंने बता दिया था कि ये 368 के अंडर कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी है। तो गाइज ये हो गया आपका बेसिकली यूनियन एंड उस टेरिटरी का चैप्टर। अब इसमें ना एक ना टेबल और आती है जो आप लोगों को आनी चाहिए, मैं अभी तुरंत करा देता हूँ। प्लीज़ आप इसको ना साइमल्टेनियसली लिखते रहना, इस वाली टेबल को जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ ना, इस वाली टेबल को आप लोग लिखते रहो, ठीक है। चलो देखो इस टेबल में है क्या एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। पहले तो एक बार मैं स्पेस देख लेता हूँ, जस्ट वन मिनट गाइस, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो सो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वो जो कमीशन थी वो थी क्या और उनका बेसिक पर्पस क्या था। देखो 1948 में दो बिठाई गई थी कमीशन, एक का नाम था धार कमीशन और एक का नाम था जेवीपी कमीशन। आपको इनके मेंबर याद हो गया, आई होप, मैं इतना उम्मीद करके चल रहा हूँ, राइट। इसमें कौन कौन थे आपके, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, वल्लभी सीतारामैया और पी से आप लोग बताइए कौन से थे। इन तीनों कमेटी के जो मेंबर थे उनके आप नाम बताइए, राइट। इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक मतलब कि भाषा के आधार पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो 1953 में जो सीरामल्लू थे, मतलब कि एक वो थे ना लीडर थे जो कि हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, राइट। उसके बाद ना फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो क्रिएट किया गया था जिसका नाम है आंध्रा। और इसके बाद फिर से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई फैजल अली के अंदर। अब इन्होंने जो लिंग्विस्टिक बेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इन्होंने अदर फैक्टर्स भी दिए थे, बस आपको इतना याद रखना इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद फिर 1956 में सेवंथ मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था 1956। यहाँ पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज भी क्रिएट की गई थी। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। अब आपको ना एक और इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ पे। क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन सिंपल से है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, उसको सेटल करने के लिए ना एग्जीक्यूटिव एक्शन ही सफिशिएंट है। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई पार्ट भारत का जो इंडियन टेरिटरी का वो किसी दूसरी कंट्री को देना है इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट या कुछ और चीज़ हो गया, उसके लिए हमें आर्टिकल 368 के अंडर जो है वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1953 में क्या बना, आंध्रा। 1960 में क्या बना आपका, गुजरात, महाराष्ट्र।
उसके बाद 1963 में क्या बना आपका नागालैंड, 1966 में क्या बना आपका हरियाणा, 1971 में क्या बना हिमाचल, 1972 में क्या बना भाई मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 1975 में क्या बना सिक्किम, 1987 में क्या बना अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, 2000 में क्या बना उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद आपका आता है 2014, इसमें क्या बना तेलंगाना। बस ये है आपके स्टेट्स जो कि क्रिएट किए गए थे, ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दैट। ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप गाइस यूनियन टेरिटरी वाला चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। जो हमारा नेक्स्ट है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फेडरल और यूनिटरी फीचर्स। यहाँ से ना क्वेश्चन बार बार आते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना फेडरल फीचर, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कहाँ पे, एक तो आपका हो गया सेंट्रल लेवल पे, एक आपका हो गया स्टेट लेवल पे। अब ये फेडरल फीचर है क्यों, मैं आपको हर एक चीज़ का एक रीजनिंग दूंगा ताकि आप उसको समझ सके। जब मैं बोलता हूँ यूनिटरी गवर्नमेंट, इसका सिंपल सा पर्पज है कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। तो ये हो गया। अब फेडरल फीचर्स, डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर क्यों है भाई। एक बात बताओ, जब दो लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंटर एंड स्टेट पे, तो डोंट यू थिंक सो कि भाई वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्ट 1 मिनट, ओके जस्ट 1 मिनट गाइज। या सो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर दो लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट पे, तो पावर भी तो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ना। तो इसलिए डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर है। ड्यूअल पॉलिटी क्यों है, क्योंकि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे, एक स्टेट गवर्नमेंट पे है, दोनों की दोनों एक तरह से अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करती है, राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कल को लेट्स से अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो भाई हमें कोई ऐसी बॉडी चाहिए ना जो कि मतलब कि इम्पार्शियल होकर डिसीजन ले सके, है नहीं, इम्पार्शियल होकर डिसीजन ले सके। नहीं तो क्या होगा ना, नहीं तो हमेशा जो जुडिशरी होगी वो भाई सेंटर की फेवर करेगी क्योंकि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। दूसरा बाय कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, कि स्टेट की क्या डिमांड है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। प्लस में स्टेट्स के राइट होते हैं, राइट, एंड फाइनेंशियल रिलेशन, ये सारी चीज़ें होती है। अलग अलग और क्या फेडरल फीचर्स होते हैं आप लोग सोच सकते हो, कौन कौन से होते हैं आप लोग मुझे बताओ जल्दी से। और होते हैं आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है फेडरल फीचर, क्योंकि एक बात बताओ, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में नॉर्मली पावर डिवाइड कर दी, भाई सेंटर क्यों मानेगा, सेंटर तो चाहेगा ना मेरे पास सारी पावर रहे, लेकिन अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिटन चीज है तो उनको माननी पड़ेगी। प्लस में रिटन चीज होना सिर्फ कंपलसरी नहीं है, इसकी सुप्रीमेसी भी होनी चाहिए। जैसे ही आप बोलोगे ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब वो करना चाह रहे हैं, गड़बड़ करना चाह रहे हैं, तो एक बार जनता भी उसके स्पोर्ट में आएगी कि भाई नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये हमारे संविधान के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, उस तरह की चीजें, राइट। प्लस में उसके बाद आपका आ जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन आप कभी भी बदल दो, राइट गाइज। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ फेडरल फीचर। जब मैं यूनिटरी फीचर की बात करता हूं, जैसे इंडिया में ना स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि हमारे यहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर है, सीधी सी बात है। सिंगल सिटीजनशिप भारत में है, बिल्कुल है सिंगल सिटीजनशिप। रेज्यूटरी पावर किसके पास, पार्लियामेंट के पास, हमारे यहाँ पे रेज्यूटरी पावर पार्लियामेंट के पास है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंडियन फेडरलिज्म किस मॉडल पे बेस्ड है, इंडियन फेडरलिज्म किस मॉडल पे बेस्ड है। आंसर देता हूं मैं, कनाडा मॉडल, यूएसए मॉडल या फिर ब्रिटिश मॉडल, और आपको मुझे रीजन बताना है। मैं देखना चाहता हूं जो भी इसका सही जवाब देगा, मैं अगली वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहले उसी का नाम लूंगा, राइट। मैं देखना चाहता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही है या नहीं आती, ठीक है, ओके। उसके बाद गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, लेकिन ये सर्व कहां पे करता है, स्टेट में। तो मैं ये बोल सकता हूं सर कि ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक यूनिटरी फीचर्स है, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि उसको भी कौन अपॉइंट कर रहा है, हम गवर्नमेंट करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट, मतलब कि वो सर्विस कहां पे देते हैं, स्टेट्स में देते हैं अपनी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। प्लस में एमरजेंसी प्रोविजन, एग्जैक्टली आप बोल सकते हो। और कोई चीज़ है सर एमरजेंसी प्रोविजन, चलो ये हो गया सर। ये बताओ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये यूनिटरी है या फेडरल, आप बताओ मुझे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो मैं आपसे 3 चीज़ें पूछता हूँ। सबसे पहला है बायकैमरलिज्म, ये कौन सा है भाई, फेडरल या यूनिटरी। उसके बाद मुझे बताओ कि मैं आपको बता देता हूँ, ये है इलेक्शन मशीन, इंटीग्रेटेड इलेक्शन है, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, ये कौन सा है, ये बताओ मुझे, ठीक है, ओके। प्लस में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन सा, ये यूनिटी या फेडरल है। तो ये सारी चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, राइट, तो कमेंट भी करोगे, समझ में आएगा तो ऑब्वियसली करोगे तुम लोग, मुझे मालूम है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस होता क्या है। चलो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को जस्ट 1 मिनट देखो, मुझे थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस चाहिए होगा। चलो इधर इधर समझ लेते हैं, ठीक है। देखो लेट्स से ये है भारत, हमारा प्यारा भारत, राइट। ये है हमारा प्यारा भारत। अब इमेजिनेशन पूरे भारत को हमने डिलिमिटेशन कौन मतलब कि उसके द्वारा एरिया में डिवाइड किया हुआ। लेट्स से हमने 500 एरिया में डिवाइड कर दिया। अब वोट हुआ हर एक एरिया से, और लोग खड़े हो गए, हर एक एरिया से एक एक बंदा जीतेगा। लेट्स से ये 500 मेंबर का जो रिजल्ट है ना वो ऐसे रहा। ए को मिले हैं 300 सीट, बी को मिली है 100 सीट, सी को मिली है 50 सीट, डी को भी 50 मिली, ठीक है। जीतेगा कौन सर? ए जीत गया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ए जो है वो जीत गया, इनको बधाई हो, राइट। अब क्या होगा, अब ये जो 300 मेंबर है ना, इनका एक लीडर होगा। प्रेसिडेंट जो है उनको क्या चुनेंगे? प्रेसिडेंट उनको चुनेंगे भाई साहब प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी है, राइट। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेंगे? वो इन्हीं 300 मेंबर्स में से कुछ को क्या क्या बना देंगे? उनको मिनिस्टर बना देंगे, राइट। कुछ को मिनिस्टर बना देंगे। तो एक बात बताओ, जो ये मिनिस्टर बने ये कहाँ से बने? ये लेजिस्लेचर से ही बने। ये लेजिस्लेचर है ना, सारे के सारे जो ये जीत के आए थे, ये सारे के सारे लेजिस्लेचर है। तो सर मिनिस्टर भी बन गए, लेजिस्लेचर भी बन गए, और प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर, ये सब इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है ना क्या होता है? ड्यूअल मेंबरशिप होती है, ड्यूअल मेंबरशिप, लेजिस्लेचर की भी, एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल कह सकते हो सर। दूसरा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो भी डिसीजन देंगे, क्या लेजिस्लेचर इनसे क्वेश्चन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई, क्योंकि सबको मिनिस्टर बनना है, सबको मौका मिलना चाहिए कि ये कुछ गलती करे और हम आए उनके जगह पे। तो हमारे यहाँ पे क्या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसको? लोकसभा को। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, या फिर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर्स को, कैसे ही बोल लो आप, समझ आ गया। या फिर ऐसे दूसरे वे में बोलो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कि ये कोई भी डिसीजन लेंगे वो ऐसा ना हो कि ऐसे ही हो, आरआरबीटेड हो, राइट। सो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। इस एक लाइन के कंसेप्ट में ना कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हुए पिछले 10 सालों में, घुमा फिरा के वही कभी पूछ देता कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत हा सेम थिंग, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। और एक लाइन अगर आपको याद है ना तो आप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब ना प्रेसिडेंशियल हो समझ लो, लगे हाथ। प्रेसिडेंशियल में क्या भाई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है, बस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो लेजिस्लेचर में से ले लिया, ओ भाई बिल्कुल ही अलग है। उनका क्या होता है ना, उनका बिल्कुल अलग सीन होता है। उनमें आपस में ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। बस आपको इतना याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर को लगे ना कि किसी राह चलते को मैं मिनिस्टर बना दूँ, वो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। समझ आ गया? तो बस आपको इतना ही याद रखना है। और इसीलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। चलो अब आप जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहला, प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम में क्या होता है भाई? एग्जीक्यूटिव हेड यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे एग्जांपल हो गया यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हुए थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जो इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है भाई, राइट। इनडायरेक्टली क्यों इलेक्ट होता है? मतलब कि कहीं ना कहीं ये चूज किया जाता है मेजोरिटी पार्टी के द्वारा। क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टीरियल पोस्ट जनरली गोज टू मेजोरिटी पार्टी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया स्टार्टिंग में, गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कोई वो नहीं है, ओके। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, बिल्कुल सर। एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, जुडिशियल अलग। इनमें भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है ना वो खुद ही लेजिस्लेचर से निकले हुए हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे डबल मेंबरशिप हो गया, राइट। यहाँ पे जो रिलेशनशिप रहता है प्रेसिडेंशियल में वो इंडिपेंडेंट है, कोई इनका किस एग्जीक्यूटिव व लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट है भाई एग्जीक्यूटिव, राइट। प्लस में टेन्योर, ठीक है, छोड़ो। डेजोल्यूशन, यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है ना कांट बी डिसॉल्व बाय एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है जब जरूरत पड़े तो गाइज आपको ये जो चीज़ें ना
बेसिकली ये आपको याद रखनी थी अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें से अगर मैं बोलूँ एक लाइन याद रखनी है तो वो क्या याद रखनी है कि सिंपल सी चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा या फिर लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा या लेजिस्लेचर, समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड। चलो आई होप आपको प्रेसिडेंशियल और फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये होते क्या है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। अब ना देखो, इंडिया में ना दो तरह के लोग हैं, एक तो है सिटीजन और एक है एलियन। अब जो नागरिक है ना, हम जो नागरिक है, बाय बीइंग ए वर्च्यू ऑफ ह्यूमन, मतलब बाय बीइंग ए वर्च्यू ऑफ ह्यूमन ऑल्सो एंड बाय बीइंग ए वर्च्यू ऑफ सिटीजन, मतलब हम इस देश में पैदा हुए, उसके आधार पे हमें कुछ सिविल और कुछ पॉलिटिकल राइट दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई साहब आपको बोलने का अधिकार दे दिया हमने, एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको वोट डालने का अधिकार दे दिया, क्यों? क्योंकि आप नागरिक हो। लेकिन जो एलियन है, जो हमारे एलियन है, एलियन भी दो तरह के हो सकते हैं। एलियन कौन होते हैं? जिनको जो बाहर से आते हैं, राइट। एक तो होते हैं फ्रेंडली, ओके भाई ये मिलनसार वाले हैं। एक होते हैं एनिमी एलियन, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इस तरह की जो चीज़ें होगी, राइट, क्योंकि वो जनरली बॉर्डर पे इशू क्रिएट करते रहते हैं। तो एलियन भी दो तरह के होते हैं। तो ये भी कुछ फंडामेंटल जो बेसिकली राइट्स है ना, कुछ राइट्स है वो एंजॉय करते हैं, लेकिन सारे नहीं। अब आपको क्या 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 याद रखना है? बेसिकली कुछ सर्टेन राइट्स है, ठीक है, प्रिविलेजेस है, जो कि एलियन जो है वो एंजॉय नहीं करते, यानी कि दीज आर स्पेसिफिक ओनली टू भारत के नागरिकों के लिए। सबसे पहला आर्टिकल 15 भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30 राइट टू वोट करने का, इलेक्शन लड़ने का और कुछ पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का। याद कैसे रहेगा सर? 15, 16, 19, 29, 30 हो गया। 15, 16, 19, 29, 30, बस ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। इससे अलग जो फंडामेंटल राइट है वो जनरली एलियंस के लिए भी है, ओके, जनरली फ्रेंडली एलियंस के लिए भी है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। और इतना याद रखना है कि इंडिया में जैसे नागरिकता मिलने के बहुत सारे वो है ना, नागरिकता कैसे मिल सकती है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर बद्री एन, बस ऐसे याद कर लो। कैसे? बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेस्केंट, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, आई फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड फॉर नेचुरलाइजेशन। भारत में जो है ना, एक नागरिक जो जन्म से भारत का नागरिक है या फिर जो नेचुरलाइज सिटीजन है, यानी कि वो भारत के यहाँ पे ढल चुका है, काफ़ी टाइम से रह रहा है, दोनों के दोनों प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन यूएसए में सिर्फ और सिर्फ जो बर्थ से जो वहीं पे पैदा हुआ वही एलिजिबल है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। भारत में कित ड्यूल सिटीजनशिप है? सिंगल है सर। लेकिन इंडिया तो सर हम फेडरल बोलते हैं, फेडरल में तो ड्यूल सिटीजनशिप होनी चाहिए, एक सेंटर की एक स्टेट की। नहीं, इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटली फेडरल नहीं बोलते, हम इंडिया को बोलते हैं क्वाजी फेडरल। आई होप गाइज दिस इज मेकिंग सेंस एंड दिस इज क्लियर टू यू, राइट। चलो अब सिंगल सिटीजनशिप है, मैंने आप लोगों को बता दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, क्योंकि भाईचारा बढ़ाने के लिए, ओके, अंडरस्टूड। लेकिन जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है जो आप याद कर सकते हो। कौन कौन सा याद करना है सिर्फ मैं वो बताता हूँ, ये सब काट देना। आर्टिकल 9 देखो, ये बोल रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपने वॉलेंटरी दूसरी कंट्री की नागरिकता एक्सेप्ट कर ली तो आपकी जो नागरिकता वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। आर्टिकल 10 क्या है कि आर्टिकल 10 भी छोड़ दो। आर्टिकल 11 देखो 26 जनवरी 1950 का भारत का नागरिक कौन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8 इससे डील करते हैं, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, इसकी पावर दे दी गई है पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने फिर एक कानून बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसमें फिर इन्होंने अमेंडमेंट कर करके कुछ सुधार किए। तो आपको ये याद रखना है, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून है ना, वो भारत में पार्लियामेंट के पास है बनाने का अधिकार। अंडरस्टूड, सिंपल है। चलो अब एक आ जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आपको ना ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको याद रखना है। बस आपको क्या याद रखना है, पहले OCI एक होता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक होता था OCI। ये दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया गया 2015 में और उनका नाम दिया गया OCI, ठीक है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिफाइन करती है OCI को कि नॉर्मल समझ लो क्या होता है OCI। कोई भी भारत का नागरिक, मतलब कि लेट्स से कोई बंदा है
उसकी रूट्स जो है वो भारत में है, मतलब कि लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, ऐसे तो पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश आ जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो ये कोई नागरिक है दूसरी कंट्री का, और इसकी स्पाउस हो गई या इसके दादा परदादा जो भी है उनका इंडिया से कोई कनेक्शन था, तो इसको ओसीआई का कार्ड होल्डर मिल जाएगा, ठीक है। और अब इसके पास क्या होगा, इसके पास कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, ये मतलब कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा कभी भी आ सकता है इंडिया में, कुछ पर्टिकुलर राइट्स है जो इनको दिए जाते हैं। इज़ दैट क्लियर गाइस, इज़ दैट क्लियर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भाई, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए, प्लस में ये किसी दूसरी कंट्री के अगर आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर दिया है तो हम इनको ओसीआई का स्टेटस नहीं देंगे, चाहे भाई आप कोई भी रिलेशनशिप दिखा लो कि हाँ मैं यहाँ पे मतलब हमारी फैमिली रहती आई है समथिंग लाइक दैट, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब बेनिफिट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा, ठीक है, मतलब आपको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कोई भी वो नहीं कराना रजिस्ट्रेशन, ओके। प्लस में जो एनआरआई को फैसिलिटी मिलती है वही आपको मिलेगी, लेकिन आप एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आप वोट वगैरह भी नहीं डाल सकते, ये कुछ चीज़ें। प्लस में आप एलिजिबल हो गए फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचिंग फैकल्टी, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इन सारी चीज़ों में। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब सिंपल सी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में आ चुके हैं, और वो कहाँ से आए हैं, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, इन 3 कंट्री से आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। और क्या, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, तो हम उनको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं करेंगे और हम उनको भारत की नागरिकता दे देंगे, ठीक है, ताकि जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है ना उसको बचाने के लिए। लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ये जो प्रोविजंस है ये 6 शेड्यूल पे अप्लाई नहीं होंगे, और ना ही ये अप्लाई होंगे इनर लाइन वाले एरिया पे, जहाँ पे इनर लाइन परमिट लगती है, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। बस यही था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। अब ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और भी है क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट दिखा देता हूँ, मैं लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको मुझे बताने हैं, ठीक है, कि इनका आंसर क्या है। देख लो ध्यान से, पॉज करके स्क्रीन आप आंसर देना। आई होप गाइस आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। एंड मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, स्प्रिंट 75 एक प्रोग्राम है, ये जो पाथ फाइंडर है ना, ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। जो भी पाथ फाइंडर में था वो सब यहाँ पे मिलेगा, राइट। जिन्होंने पाथ फाइंडर ज्वाइन किया उनको ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने ये ज्वाइन किया उनको पाथ फाइंडर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत सेम ही है। और एक है आपका सिर्फ PYQ का, अगर आपको नहीं चाहिए ये सब, आपको सिर्फ PYQ चाहिए तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगी।